नमस्ते दोस्तों, मैं अमित चौधरी आज सीपी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म में आपको ले जा रहा हूँ क्लोज टेस्ट में। ये मटेरियल आपके पास पहले से ही होगा, नहीं तो आप कमेंट्स के लिंक से डाउनलोड कर लें। पैसेज वन हम लोग देख रहे हैं, लेवल थ्री है। ये लेवल थ्री का पैसेज वन देख रहे हैं। हम लोग ने लेवल वन का पैसेज वन, लेवल टू का पैसेज वन देखा। अब हम लोग लेवल थ्री का पैसेज वन देख रहे हैं। पैसेज को आप पहले एक बार पूरा पढ़ चुके हैं, आपको आइडिया मिल चुका है कि इस पैसेज में इकोनॉमी के बारे में बात है, और इकोनॉमी पिछड़ेपन के बारे में, और फिर कैसे इकोनॉमी आगे बढ़ती है, और कुछ कंट्रीज़ का एग्जाम्पल दिया गया है। तो एक आइडिया आपको मिल चुका है। पहला लाइन बोलता है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ अ रीजन इज डैश बाय द को एग्जिस्टेंस ऑफ अनयूटिलाइज और अंडर यूटिलाइज डैश ऑन द वन हैंड एंड डैश नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द अदर। तो पहला लाइन बोलता है कि इकोनॉमिक पिछड़ापन जो है, आर्थिक पिछड़ापन है किसी भी जगह का, वो डैश होता है बाय द को एग्जिस्टेंस। को एग्जिस्टेंस का मतलब हुआ दो चीज़ों का एक साथ रहना। क्या दो चीज़ें एक साथ रहती हैं? अनयूटिलाइज और अंडर यूटिलाइज्ड। तो अनयूटिलाइज्ड मतलब भी हुआ जो यूज़ ना हुआ हो, यूटिलाइज मतलब यूज़ करना, अनयूटिलाइज मतलब जिसको यूज़ ना किया गया हो, और अंडर यूटिलाइज जिसको कि आवश्यकता से कम यूज़ किया गया हो, एक्चुअली ज़्यादा यूज़ किया जा सकता था। डैश ऑन द वन हैंड। तो यहाँ जो अनयूटिलाइज और अंडर यूटिलाइज्ड आ रहा है, ये एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है। ईडी लगा हुआ है, लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। और ये जिस नाउन की विशेषता बता रहा है वो नाउन दो में आएगा। तो एक तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, किसी भी जगह का पिछड़ापन के बारे में बोला जा रहा है, और उसको उसके बारे में जो भी बोला जा रहा है वो चीज़ होता है को एग्जिस्टेंस, यानी साथ रहने से, अनयूटिलाइज और अंडर यूटिलाइज माने जिसका कम यूज़ किया गया हो कोई ऐसा चीज़, ऑन द वन हैंड एक तरफ, एंड डैश नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द अदर। और जो डैश नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मतलब जो हमारे जैविक संपदाएं होती हैं, जैसे कि पेड़, जंगल, जानवर, ये सारी चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज जो होती हैं, या फिर जो मिनरल्स होते हैं, वो हैं दूसरे तरफ। लेकिन उसके पहले एक फिल इन द ब्लैंक्स लगा हुआ है। तो यहाँ पर इस नेचुरल रिसोर्सेज तो नाउन है, इसकी विशेषता बताने के लिए यहाँ कोई एडजेक्टिव आएगा। तो अब हमें सबसे पहले पहले ऑप्शन में कुछ भरना है। पहले ऑप्शन को अगर हम यहाँ पे देखें तो डेवलप्ड, क्योर्ड, इम्प्रूव्ड, इन्हेंस्ड और कैरेक्टराइज्ड, सब में ईडी लगा हुआ है, वर्ब है। वहाँ पर इज के बाद आ रहा है V3 आ रहा है, पैसिव वाली बात है, आगे बाई भी लगा हुआ है। तो हमें सोचना है कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो है किसी रीजन का, वो विकसित होता है, कि उसका इलाज होता है, कि वो बेहतर होता है, इम्प्रूव होता है, कि वो इन्हांस होता है, मैंने और उभर के आता है, या फिर वो कैरेक्टराइज्ड होता है। कैरेक्टराइज मतलब डिफाइन होता है। किसके द्वारा ये सारी चीज़ें होती हैं? तो ये चीज़ें होती हैं, एक तरफ तो अनयूटिलाइज और अंडर यूटिलाइज डैश है, और दूसरे तरफ डैश नेचुरल रिसोर्सेस है। तो मुझे एक बात तो पता चल गया है कि लाइन नेगेटिव लाइन है, क्योंकि इसमें पिछड़ेपन के बारे में बोली जा रही है बात, और आगे अनयूटिलाइज और अंडर यूटिलाइज का यूज़ किया गया है, जो कि नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब कि ये पूरा लाइन नेगेटिव हो चुका है। और सबसे पहले आसान होगा कि हम थर्ड में एडजेक्टिव को भर लें, क्योंकि ये एक नेगेटिव एडजेक्टिव होगा। तो अब कौन सा एडजेक्टिव यहाँ पे आएगा? जो भी आएगा नेगेटिव एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि लाइन नेगेटिव है। तो तीसरे के अगर ऑप्शन को हम एक बार जंप करके देखें तो इसमें एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव मतलब बहुत ज़्यादा होता है, मतलब एग्जॉस्टिव हम बोलते हैं, रिसोर्सेज हैं उसके पास। तो एग्जॉस्टिव कभी कभी एग्जॉस्टिव एफर्ट्स के लिए, स्टडी के लिए भी लगाया जाता है। तो ये हमेशा एक्सट्रीम के सेंस में आता है। और अनएक्सप्लॉइटेड, तो एक्सप्लॉइट देखकर पहली बात तो दिमाग में आएगा कि एक्सप्लॉइट मतलब होता है किसी चीज़ का शोषण करना, एक्सप्लॉइटेशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अनएक्सप्लॉइटेड का मतलब है जिसको यूज़ ना किया गया हो। एक्सप्लॉइटेड का एक मतलब यूज़ भी होता है, जैसे हम बोलते हैं कि तुम्हारे पास इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, कुछ एक्सप्लॉइट करो, कुछ रिसोर्स एक्सप्लॉइट, गवर्नमेंट को रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाहिए। तो यहाँ पर अनएक्सप्लॉइटेड का मतलब अनयूज्ड है, ये एक नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड फिट बैठता हुआ दिखता है। एबेंडेंट मतलब तो प्रचुर, काफ़ी, सरप्लस, तो ये तो पॉजिटिव शब्द है। इनडिफिनिट मतलब होता है कि जिसका कोई सीमा, कोई डिफाइन ही आप ना कर पाए, तो ये तो एक, अगर वहाँ पे लगाओगे नेचुरल रिसोर्स के साथ, तो इनडिफिनिट को लगाने का कोई मतलब समझ नहीं आता है। और एक वर्ड है यहाँ पे अनरिलायबल।
तो अनरिलायबल मतलब होता है जिस पर आप भरोसा ना कर सके, ये भी एक नेगेटिव शब्द है, वहाँ पर आता हुआ लगता है, लेकिन अनरिलायबल नेचुरल रिसोर्सेज का भी कोई खास मतलब, ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज जिस पर आप भरोसा ना कर सकें, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए यहाँ पे थर्ड में जो आना चाहिए वो वर्ड आना चाहिए अनएक्सप्लॉइटेड, क्योंकि अनएक्सप्लॉइटेड कुछ कुछ वैसा ही है जैसा कि यहाँ पर अनयूटिलाइज्ड और अंडर यूटिलाइज को दिया गया है एडजेक्टिव के रूप में। इन दोनों का मतलब भी होता है जिसको कम यूज़ किया गया हो या ना यूज़ किया गया हो, और अनएक्सप्लॉइटेड का मतलब भी होता है जिसको यूज़ ना किया गया हो। तो यहाँ पे थर्ड में हमने अनएक्सप्लॉइटेड भर दिया क्योंकि ये मैच कर रहा है। अब यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज है वो अनएक्सप्लॉइटेड है, मतलब जो खनिज संपदा है उनकी खुदाई नहीं हुई, उनको निकाला नहीं गया है। तो यहां पर जो सेकंड में जो वर्ड आएगा वो कोई नाउन होगा जो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ मैच करना चाहिए और आर्थिक पिछड़ेपन के बारे में उसे कुछ बताना चाहिए। तो सेकंड में क्या आएगा, क्या अनयूटिलाइज सोर्सेज होती हैं, सोर्सेज जो यहां सेकंड के ऑप्शन में दिया है, कि फिनेंसेस, कि फंड्स, कि मैन पावर, की इंडस्ट्रीज। अब सोर्सेज हम यहां नहीं लगा सकते हैं, रिसोर्सेज लगाया जा सकता है। सोर्सेज मतलब तो स्रोत होता है, स्रोत मतलब जैसे गंगा का स्रोत है गंगोत्री, तो स्रोत को यहाँ पे आर्थिक पिछड़ेपन के अर्थ में लगाने का, इकोनॉमी के अर्थ में लगाने का कोई मतलब नहीं है। रिसोर्सेज लग सकता है, लेकिन रिसोर्सेज तो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, यहाँ रिसोर्सेज एक बार आ ही चुका है एक तरफ, तो फिर से रिसोर्सेज लगाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए यहाँ पर अच्छा फिनेंसेस, क्या आर्थिक पिछड़ेपन का कारण कभी ऐसा हो सकता है कि फिनेंसेस ही पड़े हो, पैसा पड़ा हो या फंड आपके पास पड़ा हो और वो अनयूटिलाइज हो, ये तो फिर आपकी मानसिक बदहाली होगी। आपके पास पैसा है फिर भी आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, ये तो मानसिक बदहाली है, ये आर्थिक पिछड़ापन नहीं है। इसका मतलब है कि आप उसको यूज नहीं कर पा रहे। मैन पावर हो सकता है, तो ये दोनों मुझे दो या तीन यहाँ पे फंड्स या फिनेंसेस होता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन मैन पावर या इंडस्ट्रीज हो सकता है, क्योंकि मैन पावर का मतलब होता है लोग, श्रमिक वर्ग, जैसे लेबर क्लास अगर बहुत ज़्यादा अनयूटिलाइज रहे, उनका यूज़ ना किया गया और लोग बेरोजगार हों। और मुझे यहाँ पे इंडस्ट्रीज एक बार ही तो लगता है, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि क्या इंडस्ट्रीज कभी अनयूटिलाइज या अंडर यूटिलाइज हो सकती हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई फैक्ट्री को खोल दे और उसको यूज ही ना करे? नहीं, फैक्ट्री तभी खुलती है जब उसके पीछे प्रॉपर प्लान होता है, प्रोडक्शन शुरू होने की बात होती है, तब फैक्ट्री खुलती है। ऐसे थोड़ा होगा कोई फैक्ट्री लगा के छोड़ देगा और अनयूटिलाइज होगा। तो अनयूटिलाइज के साथ मैन पावर को लगाना सही है, क्योंकि लोग अनयूटिलाइज रह जाते हैं, बेरोजगार रह जाते हैं, इसलिए यहां पर सेकेंड में मैन पावर होगा। अगर सेकेंड में मैन पावर होगा तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो किसी रीजन का है वो इन दोनों के द्वारा, किन दोनों के द्वारा, मतलब मैन पावर यानी कि बेरोजगारी है, वो अनयूटिलाइज लोग हैं, और दूसरी तरफ नेचुरल रिसोर्सेज भी अनएक्सप्लॉइटेड है, मैंने खुदाई नहीं हो रही है, अंदर से खनिज संपदा को नहीं निकाला जा रहा है, फैक्ट्रीज नहीं चल रही हैं। तो यहां पे फर्स्ट में जो वर्ड आएगा वो एक ऐसा वर्ड होगा जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को या तो डेवलप करेगा या तो उसका इलाज करेगा या बेहतर बनाएगा। क्या करेगा? तो देखो, बेहतर बनाएगा जैसी बात तो यहाँ पॉजिटिव बात तो होगी नहीं, तो इंप्रूव्ड इनहांस तो पहले ही हटा दो। क्योर्ड का मतलब इलाज करना होता है, ये भी एक पॉजिटिव बात है, बीमारी का इलाज करना, या पॉजिटिव बात भी शायद नहीं ही बोला जाएगा, लेकिन हम अभी गेस करने से बेहतर है कि हम एक बार आगे पढ़ लें ताकि हमको पता चल जाए कि अगले लाइन में क्या किया जा रहा है। तो अगले लाइन को अगर देखोगे तो बोला जा रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसेंशियली मीन्स अ प्रोसेस डैश चेंज। अब प्रोसेस डैश चेंज, चलो जो भी डैश चेंज है, लेकिन किसके बारे में बोला जा रहा है? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बोला जा रहा है, विकास के बारे में बोला जा रहा है। यहां पर तो विकास के बारे में बोला जा रहा है, और विकास को क्या किया जा रहा है? मीन्स किया जा रहा है, मतलब उसका मीनिंग बताया जा रहा है, यानी उसको डिफाइन किया जा रहा है। इसका मतलब जब यहां पर विकास को डिफाइन किया जा रहा है तो यहां भी पिछड़ेपन को डिफाइन किया जाएगा, और डिफाइन किया जाएगा तो यहां जो वर्ब आना चाहिए वो डिफाइन करने वाला वर्ब आना चाहिए, और डिफाइन करने वाला जो वर्ब है वो है कैरेक्टराइज्ड। कैरेक्टराइज ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये वर्ड एक न्यूट्रल वर्ड है जो किसी चीज को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। आगे के लाइन में आर्थिक विकास को डिफाइन किया जा रहा है, यहां आर्थिक पिछड़ेपन को डिफाइन किया जा रहा है। क्लियर हो गया? तो पहला में हो गया इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ अ रीजन इज कैरेक्टराइज बाय, माने आर्थिक पिछड़ेपन को डिफाइन किया जाता है को एग्जिस्टेंस, माने दो चीजों के समन्वय से, दो चीजों के साथ साथ में रहने से। कौन सी दो चीजें? तो एक है अनयूटिलाइज मैन पावर, लोग बेरोजगार हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो अनएक्सप्लॉइटेड हैं, जिनको यूज नहीं किया गया है ऑन द अदर, दूसरी तरफ।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसेंशियली मीन्स अ प्रोसेस डैश चेंज। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब बताया जा रहा है कि ये प्रोसेस में डैश चेंज है। कैसा चेंज, क्या दे रहा है, वेयर बाय मैंने जहां की द रियल पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमी डैश ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जहां पर जो रियल पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम मतलब होता है पर हेड इनकम, तो जो पर हेड इनकम है किसी इकोनॉमी का वो पीरियड ऑफ टाइम में डैश हो रहा है। तो जब आर्थिक विकास होगा, तो एक बार हम फटाफट पांचवा भर लेते हैं क्योंकि भरना आसान है। हमें पता है कि जब आर्थिक विकास होगा तो लोगों का इनकम क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पर आंसर इंक्रीजेज होना चाहिए, बाकी कोई ऑप्शन नहीं होगा। डिमिनिशेज मतलब तो कम होना होता है, तो कम होना तो यहाँ होगा नहीं विकास में। डीजेनरेट माने किसी चीज का क्षय होना होता है, वो भी नहीं होगा। सकम्ब मतलब होता है किसी चीज के आगे घुटने टेक देना, ये भी नहीं होगा। स्टेबलाइजेज स्थिर होना, तो स्थिर तो नहीं होगा, विकास में तो इनकम बढ़ेगा पर कैपिटा, इसलिए वहां तो इंक्रीजेस होगा, तो यहाँ पे तो हमने इंक्रीजेस डाल दिया। अब हमको देखना है कि यहाँ पे प्रोसेस डैश चेंज, तो कैसा प्रोसेस में कैसा चेंज होगा। क्या प्रोसेस में अपवर्ड चेंज होगा, ऊपर की तरफ चेंज होगा, क्या ड्रास्टिक चेंज होगा, क्या एकदम बहुत ही सीवियर चेंज, और जिसको आमूल चूल परिवर्तन बोला जाता है हिंदी में, मतलब एकदम सब कुछ बदल गया, या अपवर्ड चेंज ऊपर की तरफ, नेग्लिजिबल ना के बराबर चेंज, इनक्रेडिबल अद्भुत चेंज, अतुलनीय चेंज, या सडन अचानक चेंज। तो आप देख रहे हैं कि पहले लाइन में अभी तो पिछड़ेपन के बारे में बोला गया, अब इस लाइन में विकास के बारे में बोला जा रहा है, विकास के बारे में बोला जा रहा है, तो कैसा चेंज होगा। तो क्या विकास नेग्लिजिबल चेंज हो सकता है कभी, क्या पिछड़ेपन से विकास माने के लिए एकदम नेग्लिजिबल माने तुच्छ ना के बराबर चेंज करने से काम चलेगा, नहीं। सडन चेंज हो सकता है क्या, क्या तुरंत विकास आ सकता है, रात को सोए गरीब थे सुबह उठे राज्य विकसित हो गया, नहीं, सडन तो नहीं। तो क्या इनक्रेडिबल चेंज हो सकता है, हाँ कुछ कुछ तो लगता है, लेकिन इनक्रेडिबल मतलब तो अतुलनीय, इनक्रेडिबल इंडिया याद कीजिए, अतुलनीय भारत। तो क्या ये जो चेंज है विकास का, यह अतुलनीय चेंज है, कैसा चेंज है, माने कोई राज्य या कोई देश अगर विकसित हो गया तो वो चेंज की आप तुलना ही नहीं कर पाएंगे किसी से, नहीं ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे डेवलप कंट्रीज हैं, बहुत सारे डेवलप स्टेट्स हैं, अतुलनीय वाली तो इनक्रेडिबल तो कोई बात नहीं है। तब इसका मतलब यहां पर या तो होना चाहिए अपवर्ड चेंज या फिर ड्रास्टिक चेंज, इन दोनों के बीच में तगड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन सही आंसर यहाँ ड्रास्टिक चेंज होगा। अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ चेंज, तो ऊपर की तरफ चेंज की यहाँ बात नहीं हो रही, यहाँ फॉरवर्ड चेंज की बात हो रही है, इकोनॉमी आगे की तरफ जा रही है, यहाँ ड्रास्टिक चेंज होगा। अब कुछ लोगों को लेकिन ड्रास्टिक से प्रॉब्लम था, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि ड्रास्टिक मतलब तो सर अचानक होता है, नहीं, देखो ड्रास्टिक मतलब होता है बहुत गहरा, जो बहुत सीवियर हो, जो कि एकदम पूरे चीज को, स्ट्रक्चर को बदल दे। जैसे हम बोलते हैं कि आज इस गांव में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया है, तो ड्रास्टिक चेंज का मतलब आज ये गांव बिल्कुल अलग हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि रातों रात चेंज हो गया, तो इसलिए ड्रास्टिक यहाँ सही ऑप्शन है। हालांकि इन दोनों के बीच का कंफ्यूजन जायज है, दिमाग में आता है। whereby the real per capita income of economy dash over a period of time, तो increases over a period of time हम बोल चुके हैं। then a simple but meaningful question arises, अब एक simple question उठ रहा है, क्या, what causes economic development, economic development कैसे पैदा होता है, और what makes a country developed, या फिर country को क्या develop करता है। this question has absorbed the डैश ऑफ स्कॉलर्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंज फॉर डिकेड्स। ये जो क्वेश्चन है कि कंट्री को क्या डेवलप करता है, ये जो स्कॉलर्स हैं, विद्वान लोग हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक चेंज यानी सामाजिक आर्थिक बदलाव के जो विद्वान लोग हैं, उनके डैश को एब्जॉर्ब किया है, खींचा है। तो ये तो हम जानते हैं कि स्कॉलर लोगों के अटेंशन को एब्जॉर्ब किया जाता है, क्योंकि वो अटेंशन को उनको एब्जॉर्व कर रहा है, कोई मुद्दा है जो उनके अटेंशन को एब्जॉर्व करे, उनके प्लान या उनके प्रयास, अटेम्प्ट यानी उनके रिसोर्स या उनके स्ट्रैटेजी को एब्जॉर्व नहीं करेगा, उनके अटेंशन को, तो एब्जॉर्व के साथ तो वहाँ अटेंशन आएगा, ठीक। तो इसमें मुझे ज़्यादा इशू नहीं है। absorb the attention of scholars of socio-economic change for decades, going through the dash history of developed countries like America, Russia and Japan. Man is essentially found as dash in the process of economic development. तो अगर हम जो हिस्ट्री है किसकी, तो डेवलप्ड कंट्रीज की, मतलब विकसित देशों की,
तो विकसित देशों की जो हिस्ट्री है उसको अगर देखें, जैसे अमेरिका, रशिया, जापान का, तो मैन जो है वो प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कुछ तो है, तो कुछ पॉजिटिव बात ही बोला जा रहा होगा शायद, क्योंकि आगे भी अगर मैंने पढ़ा है तो आगे भी थोड़ा जापान के पुनरुत्थान की बात है, तो मुझे लग रहा है। लेकिन एक बार मैं ऑप्शंस को देखता हूँ, तो मैन इज, पहले मैं 7 भरूंगा, गोइंग थ्रू द डैश हिस्ट्री, तो कैसा हिस्ट्री, तो ऑप्शंस देखते हैं 7 का। तो एग्जिस्टिंग हिस्ट्री, एग्जिस्टिंग मतलब होता है जो मौजूदा है। क्या हिस्ट्री कभी मौजूदा हो सकता है? हिस्ट्री तो गुजरा हुआ होता है, एग्जिस्टिंग तो अभी करंट होता है, करंट अफेयर्स। तो एग्जिस्टिंग हिस्ट्री क्या होगा? ग्लोरियस हिस्ट्री लगता है गौरवशाली, एंशियंट प्राचीन हिस्ट्री, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक हिस्ट्री, और डिस्करेजिंग मतलब निराशाजनक हिस्ट्री। निराशाजनक शब्द तो होगा नहीं, नेगेटिव बात नहीं हो रहा, आगे भी जापान के बारे में पॉजिटिव बात बोला जा रहा है। तो ग्लोरियस हिस्ट्री या एंशियंट हिस्ट्री या इकोनॉमिक हिस्ट्री? देखो यहां पर एंशियंट हिस्ट्री अगर लगा दोगे तो एंशियंट हिस्ट्री आपको पता होगा कि जैसे एंशियंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री और फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं, तो हम एंशियंट हिस्ट्री में एकदम बहुत पहले हड़प्पा मोहनजोदड़ो टाइप के एरा में चले जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर इस लाइन को अगर आप गौर करेंगे, इसमें रशिया, जापान, अमेरिका की बात हो रही है। कम से कम अमेरिका के बारे में तो मैं जानता हूँ कि अगर आप इसके एकदम एंशियंट हिस्ट्री में चले जाएंगे तो शायद वहाँ पे तो कोई सी सिविलाइजेशन भी नहीं थी, रेड इंडियंस था जब वहाँ पे इंक्लूड किया गया पहली बार। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई एंशियंट हिस्ट्री मतलब उतने पुरानी हिस्ट्री की बात बोली जा रही है, क्योंकि पूरे लाइन में तो इकोनॉमी की बात है, तो हम एंशियंट में अचानक क्यों चले जाएंगे? तो मुझे एंशियंट लगाना यहाँ पे सही नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है या तो यहाँ ग्लोरियस होगा या इकोनॉमिक होगा, लेकिन यहाँ पर आंसर इकोनॉमिक हिस्ट्री होना चाहिए, क्योंकि ग्लोरियस हिस्ट्री एक बहुत ही पॉजिटिव शब्द है। ग्लोरियस का मतलब होता है गौरवशाली। तो हम अगर गौरवशाली हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हम एक बहुत ही पॉजिटिव कनोटेशन दे रहे हैं, लाइन को पॉजिटिव टच दे रहे हैं, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा रहे हैं। जबकि पूरे पैसेज में इकोनॉमी के बारे में बात दिया है, तो इकोनॉमिक हिस्ट्री को लगाने से हम पैसेज से रिलेटेड भी रहेंगे और हम एक ऐसे हिस्ट्री की बात करेंगे जिसके बारे में इस पैसेज में बात बोला जा रहा है। ग्लोरियस लगा देने से अचानक राजा, महाराजा, विक्टोरिया, क्वीन, इस तरह की चीज़ों का, रिनेसा, इस तरह का चीज़ों का जिक्र आने लगता है, और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे ग्लोरियस जैसे शब्द कहते हैं स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एडजेक्टिव को लगाना चाहिए। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, कुछ ऑनलाइन में अलग अलग आंसर्स भी मिलते हैं, लेकिन इकोनॉमिक यहाँ लगाना मेरे हिसाब से सही है। ऐसे आप हमेशा जब भी ऑनलाइन आंसर्स को चेक करें तो ये ध्यान दें कि आपको 2-3 सोर्सेस से चेक करना है। गूगल में जो भी नज़र आ जाता है वो सही है, ये मान लेना बहुत बेवकूफ़ी है, जो कि हम लोग अक्सर आजकल कर देते हैं कि हमें पहला लिंक जो मिलता है, हमें उसमें जो आंसर नज़र आता है, हमें लगता है कि ये तो फाइनल है। रिसर्च करना पड़ेगा, 2-3 आंसर्स को देखना पड़ेगा, सोर्सेस को देखना पड़ेगा, कौन सी किताब ज़्यादा रिलायबल है इसको चुनना पड़ेगा, और ऑब्वियसली आप अपने फैकल्टीज से भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा गोइंग थ्रू द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका, रशिया एंड जापान, मैन इज एसेंशियली फाउंड एज डैश इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैन को क्या पाया गया? तो यहाँ पर मैं पिवटल लगाऊंगा, क्योंकि इसका मतलब होता है जो सेंट्रल हो। मैं न्यूट्रल नहीं लगाऊंगा, क्योंकि न्यूट्रल का मतलब होता है कि जो ना इधर का हो ना उधर को। इनसिग्निफिकेंट का मतलब ये होता है जो तुच्छ हो, ये नेगेटिव शब्द है। इंचांटेड मतलब जो मंत्र मुग्ध हो, एकदम किसी के जादू में फंसा हुआ हो, सम्मोहन के जादू में। यहाँ भी इसका कोई मतलब विशियस माने जहरीला। विशियस सर्कल एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है जिसका मतलब होता है विषाक्त वृत्त, यानी कि कभी एक बुरी चीज़ से जब दूसरी बुरी चीज़ शुरू होती है तो उसको विशियस सर्कल बोला जाता है। जैसे कि मैं गरीब हूँ इसीलिए एजुकेटेड नहीं हूँ, और एजुकेटेड नहीं हूँ तो मैं गरीब रहूँगा। तो ये दोनों चीज़ें मुर्गे और अंडे टाइप का क्वेश्चन है, दोनों एक दूसरे से निकल रही हैं। इस तरह की चीज़ों को, निराशाजनक चीज़ों को विशियस सर्कल बोला जाता है। तो मैन इज एसेंशियली फाइंड इज पिवटल इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जापान हुज इकोनॉमी वाज डैश डैमेज फ्रॉम द रैवेजेस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जापान कैसा डैमेज हुआ? इंक्रीजिंगली डैमेज हुआ, ऑलवेज डैमेज हुआ, ग्रेजुअली या डेलिबरेटली? इंक्रीजिंगली मतलब बढ़ते हुए तौर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से क्या बढ़ते हुए तौर में नहीं, एक बार में पूरा हिरोशिमा नागासाकी खत्म हो गया था। ऑलवेज क्या हमेशा के लिए डैमेज हो गया? नहीं। ग्रेजुअली धीरे धीरे हुआ था? नहीं, बल्कि एक बार विस्फोट हुआ, उसके बाद फिर उसका असर फैला, लेकिन ग्रेजुअली नहीं हुआ। तो एक ही बार में पूरा तहस नहस हो गया। ग्रेजुअली तो हो गया कि एकदम धीरे धीरे हो रहा है,
और डेलिबरेटली जानबूझ के, हाँ जानबूझ के तो डैमेज हुआ था। और पांचवा ऑप्शन है बैडली, तो हम ग्रेजुअली नहीं होगा, ग्रेजुअली पे शक ना करें, वो धीरे धीरे डैमेज नहीं हुआ है, वो एक बार में डैमेज हुआ है। डेलिबरेटली होगा, जानबूझ के होगा, या बैडली होगा। तो डेलिबरेटली भी सही लगता है, जानबूझ के भी उसको डैमेज किया गया था, उस पर अमेरिका ने बम गिराया था, हम जानते हैं अब इतिहास में, और बैडली बुरे तरीके से भी डैमेज हुआ था। लेकिन अगर आप यहाँ पे डेलिबरेटली यानी जानबूझ के लगा दीजिएगा तो फिर आप एक अलग तरह का एक एडवर्ब यूज कर रहे हैं जो बता रहा है कि ये एक्शन जानबूझ के हुआ। तो फिर ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गया, फिर आपको शायद आगे बताना पड़े कि भाई जानबूझ के क्यों हुआ, तो ये एक अलग डिस्कशन है। लेकिन बैडली अगर आप लगा दीजिएगा तो इससे कुछ आगे डिस्कशन की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि बैडली डैमेज तो हुआ ही है। डेलिबरेटली हुआ तो फिर किसने किया, तो फिर लिखना चाहिए था बाय दिस कंट्री दैट कंट्री, तो वो तो आप यहां लिख नहीं रहे हैं, इसलिए हम बैडली लगा के पूरे डिस्कशन को खत्म कर सकते हैं। और कभी कभी ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर हमें नहीं ऐड करना हो तो हमें सेफ वर्ड चुनना पड़ता है, और यहाँ बैडली लगाना बेटर है कि ये बैडली डैमेज हुआ है फ्रॉम द रेवेजेस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इज द क्लियरेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आवर टाइम ऑफ डैश। यहाँ पर मतलब कुछ प्रिपोजिशन होना चाहिए जो छूटा हुआ है, कि हमारे टाइम एक एग्जाम्पल है, और कैसा एग्जाम्पल है, टू यहाँ पे लगेगा, टू डैश किंगपिन रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो जापान है ये क्लियरेस्ट एग्जाम्पल है, बताता है किंगपिन, अगेन सेंट्रल की बात हो रही है, सेंट्रल रोल ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हासिल करता है। तो ये अपने रोल को क्या करता है, ये अपने रोल को, जो ये इसका सेंट्रल रोल है, जो लीडिंग रोल है, किंगपिन रोल है, इसको ये इनलाइटन करता है। इनलाइटन मैंने ज्ञान का प्रकाश जलाना। वैलिडेट करता है, वैलिडेट मतलब होता है किसी चीज़ की पुष्टि करना, सही साबित करना। निगेट करता है माने नकारता है। अंडरस्टिमेट करता है मतलब कम करके आंकता है, या बिलिटिल करता है माने छोटा करता है, ये महत्व माने किसी को बेइज्जत करता है, किसी की को नीचा दिखाता है। तो जापान, पॉजिटिव बात हो रही है, जापान सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भी उभरा और फिर उसने साबित किया कि इसका सेंट्रल रोल है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये अपने रोल को कुछ अच्छा कर रहा होगा। लेकिन एनलाइटन करने का मतलब ज्ञान का प्रकाश जलाना। जैसे हम बोलते हैं कि बुद्धा को पीपल के पेड़ के नीचे बौद्ध गया में एनलाइटनमेंट मिला, तो उस तरह के डीपर ज्ञान, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, विजडम की बात जब हो तब हम एनलाइटन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे जापान अपने उस रूल को, कोई ज्ञान का प्रसार नहीं हो रहा है, उसको वैलिडेट करना यहाँ सही ऑप्शन होगा। वैलिडेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को पुष्टि करना, उसको प्रूफ करना। दिखा रहा है जापान, प्रूफ करके दिखा रहा है कि किस तरीके से वो सारे रेवेजेस का मतलब जो सारा जो नुकसान हुआ था, जो सारा डिस्ट्रक्शन था, उससे कैसे उबरा है। और निगेट करना का मतलब नकारना, ये तो नेगेटिव शब्द यहाँ आएगा नहीं। अंडरस्टिमेट करना माने किसी को कम करके आंकना, उसके महत्व को कम करना, ये भी एक नेगेटिव शब्द है। बी लिटिल भी किसी को स्लैंडर करना या मलाइन करना, तो ये भी यहाँ पे नहीं आएगा। मैंने उसको छोटा दिखाना, उसको तुच्छ दिखाना, तो ये भी यहाँ पे नहीं आएगा। ये अंडरस्टिमेट जैसा ही है। तो यहाँ पे जो वर्ड होना चाहिए वैलिडेट होना चाहिए, कि जापान अपने इस किंगपिन रोल को वैलिडेट कर रहा है। तो ये एक क्लोज टेस्ट का एक्सप्लेनेशन हो गया। इस क्लोज टेस्ट को आप समरी में समझ सकते हैं कि इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया, फिर इकोनॉमिक विकास को डिफाइन किया गया, और फिर बताया गया है कि किस तरह से जो कुछ कंट्रीज़ हैं उन्होंने लोगों को महत्व दिया। तो ये इस तरह के पैसेजेस लड़के अक्सर पूछते हैं कि सर कैसे किया जाए इस पर कमांड, क्या तरीका हो। तो एक तो डिस्कशंस को सुनते रहो, साथ साथ बनाते रहो, पहले से बना कर रखो। और दूसरी ये इंपॉर्टेंट बात है कि मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि अभी तुम लॉकडाउन में, और सारे चीज़ों का एक उपाय तुम्हारे पास इंग्लिश में तो है कि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करो। मैंने नॉवेल के लिंक्स भेजे हैं, मैं उसको यूट्यूब वीडियोज़ में भी पोस्ट कर दूँगा। तो मैं अक्सर आपसे कोशिश करता हूँ रिक्वेस्ट करने का, जो आपके पास सबसे बड़ा सॉल्यूशन है जो आपका टीचर है, और वो है एडिटोरियल्स। मतलब मैं बोलता हूँ कि एडिटोरियल एक ऐसी चीज़ है जो टीचर को रिडंडेंट बना सकता है, एटलीस्ट मेरे सब्जेक्ट में। आप अगर एडिटोरियल्स को पढ़ रहे हैं, और मैंने ऐप के लिंक आपको दिए हैं, आगे भी मैं एडिटोरियल्स वाले जो वीडियोस लाऊंगा उसमें ऐप के लिंक दूंगा, उसको अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैं आपके बारे में कॉन्फिडेंट हूँ। और इसके अलावा बस क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, क्वेश्चंस पे फोकस रखो। वो तो बोलेंगे सर कि सर अभी सारा कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जिसका कि एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, उसको पढ़ो। याद रखो इंग्लिश एक केक की तरह है, इसको बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया गया है। तुम अलग अलग सीखने की कोशिश करते हो, तुम ग्रामर को अलग
तुम केक से शुगर निकाल लेना चाहते हो, हनी निकाल लेना चाहते हो, बटर निकाल लेना चाहते हो, तुम ग्रामर को अलग पढ़ना चाहते हो, वोकेब अलग पढ़ना चाहते हो, नहीं। इंग्लिश एक केक है, पूरे केक का स्वाद दो। यानी कि एडिटोरियल्स पढ़ो, कंटिन्यूस पढ़ो। मेरे जो ऐप मैंने सजेस्ट किए हैं, डेली एडिटोरियल ऐप है, हिंदू ऐप है, इन सबको डाउनलोड करो। कुछ लोग बोल रहे हैं डेली एडिटोरियल भी शायद काम नहीं कर रहा है, तो हिंदू ऐप को डाउनलोड करो। उसमें वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, फ्रेजेस, इडियम्स दिए गए, उनको पढ़ो। मैं जल्दी इडियम्स के वीडियोस आपके लिए, फ्रेजल वर्ब्स के वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। तो आप जितना इसको लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, उतना ही मुझे लगेगा कि जो हम काम कर रहे हैं इस लॉकडाउन में वो आपकी मदद कर रहा है। थैंक यू, फिर मिलते हैं, शुक्रिया।